डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब तक जो आपने पढ़ा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को जनरली नेगेटिव राइट्स के तौर पे जाना जाता है, यानी वहां पर जनरली मना क्या है लोगों को क्या नहीं करना है या राज्य सरकारें क्या नहीं करेंगी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पॉजिटिव राइट्स के तौर पे जाना जाता है, धनात्मक अधिकारों के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे राज्य सरकारों को कहा गया है कि लोगों के लिए क्या करना है। अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आपके वो क्या करते हैं, तो डीपीएसपी जो संविधान की आप प्रस्तावना पढ़ते हो, जो प्रियम्बल आप पढ़ते हो, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि 3 चीजें हैं, एक है सोशल, एक है इकोनॉमिक, एक है पॉलिटिकल। ठीक है, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय या सबको समानता देने की कोशिश करते हैं, यानी एवरीवन इक्वल इन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, कि सबको क्या हो, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तौर पर समान न्याय मिले। उसी गोल को पाने की कोशिश किसमें की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में की गई है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं, तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, या आपसे पूछा जाता है आर्टिकल 51, एग्जाम में पूछा जाता है विच आर्टिकल नोन एज फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, किस अनुच्छेद को भारत की विदेश नीति कहा जाता है। ठीक है, यह आपसे एग्जाम में क्या पूछता है, तो एग्जाम में पूछ लेता है आपसे डायरेक्ट आर्टिकल 48A, जिसमें आपके एक इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित अगर क्वेश्चन बनता है तो उससे संबंधित क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछ लेता है। या इसके अलावा आपसे आर्टिकल 40 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आर्टिकल 40। ठीक है, जिसमें आपका क्या है, पंचायत चालीसा। ठीक है, पंचायत चालीसा है, यानी फॉर्मेशन ऑफ द पंचायत इनटू द विलेजेस। एग्जाम में क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही आता है कि पार्ट 9 से पहले पंचायतों के गठन के बारे में सबसे पहले जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया, तो वो आर्टिकल 40 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर आपके क्वेश्चन किस पे आते हैं, सिद्धांतों के आधार पे आते हैं, यानी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से प्रिंसिपल गांधीयन फिलॉसफी या गांधी दर्शन से प्रभावित है, या इनमें से कौन से सिद्धांत आपके गांधीयन फिलॉसफी से संबंधित नहीं है। जैसे कुटीर उद्योग हो गया तो किसकी गांधी फिलॉसफी हो गया। ठीक है, या आपके कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, पशुपालन को बढ़ावा, ठीक है, एनिमल स्लॉटरिंग वगैरह, ये सब किसमें आते हैं, आपके गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं। तो इस तरह के चीजें हम कहाँ पे देखेंगे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसी के तहत हम देखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, ये अभी तक तो आपने जो सुना वो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है उसके बारे में था। नेक्स्ट है आपका, लिखेंगे डीपीएसपी आर टेकन फ्रॉम द आइलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आइलैंड से लिया गया है। लिखेंगे आप डीपीएसपी आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, और आयरलैंड ने ये कहां से लिया है, तो आयरलैंड बोरोड फ्रॉम द स्पेन, आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया है। तो एक एग्जाम में यानी इस तरह के क्वेश्चन भी आता है कि आपको 4 देश दे देगा और कहेगा इनमें किसमें डीपीएसपी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आयरलैंड दे दे, स्पेन दे दे, इंडिया दे दे और यूएसए दे दे, और कहते हैं ऑड वन आउट, तो आप यूएसए को क्या कर दोगे, आउट कर दोगे, क्योंकि यूएसए में क्या नहीं है, डीपीएसपी आपके नहीं गिवन है। अकॉर्डिंग टू द बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, दे आर द नोबल फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान के लिए क्या है, एक आदर्श सिद्धांत के तौर पर है, जो राज्य को निर्देशित करता है कि उसे अपने नागरिकों के लिए किस तरह से कानून बनाना है, जिससे प्रस्तावना में दी गई आपके उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। ठीक है, वी अचीव द ऑब्जेक्टिव विच आर गिवन इनटू द प्रियम्बल। अकॉर्डिंग टू द केटीसा, दे आर एज लाइक चेक विच इज डिपेंड्स ऑन बैंक। केटी शाह के अनुसार डीपीएसपी एक ऐसे चेक की तरह है जो बैंक की सहूलियत पर आधारित है। अगर बैंक के पास पैसा है तो वो आपको देगा, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो आपको नहीं देगा। ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि डीपीएसपी मौलिक अधिकारियों की तरह आपके न्यायालय के द्वारा जबरदस्ती उसे लागू नहीं करा सकते। ठीक है, दे कैन नॉट बी पॉसिबली इम्प्लीमेंटेड बाय द कोर्ट, यानी न्यायालय के द्वारा बलपूर्वक लागू नहीं कराए जा सकते।
जैसे मौलिक अधिकारों के लिए हम कहाँ मूव कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए अगर राज्य उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो हम उस कहाँ नहीं जा सकते, तो कोर्ट में उसके खिलाफ हम केस दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए से क्या कहा गया है, तो केटी सानी से एक चेक के जैसे कहा है जो बैंक पे आधारित है। दूसरा, ये क्या करता है कि ये मॉरल ऑब्लिगेशन लगाता है, ठीक है, अथॉरिटीज के ऊपर कि वो इसे इंप्लीमेंट करें। ये मॉरल ऑब्लिगेशन आता कहाँ से, तो आपने देखा होगा जब भी चुनाव होता है तो चुनाव के टाइम पे क्या होता है कि पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, यानी अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, और वो घोषणा पत्र में वादा करती हैं कि हम लोगों से क्या करेंगे, हम लोगों के लिए ये काम करेंगे। ठीक है, हम लोगों के लिए क्या करेंगे, तो सड़कें बनवाएंगे, या सबको रिजर्वेशन का प्रावधान करेंगे, या सबके लिए जो भी उचित होगा वो सारे सिद्धांत हम अपनाएंगे। तो वो जो मैनिफेस्टो होता है, आपने देखा होगा आदमी मैनिफेस्टो को देखकर ही वोट देता है, जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, अगर हम जाति धर्म इन सबसे ऊपर निकल जाए तो आदमी क्या देखता है, मैनिफेस्टो देखता है, और देखता है कि कौन सी पार्टी कितना ज्यादा लोगों के लिए वादा करी या कौन कितना अच्छा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल केजरीवाल साहब की बात ले लें, या इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, तो छत्तीसगढ़ में आपने एक नाम सुना होगा, अजीत जोगी। अजीत जोगी पहले कांग्रेस में थे, फिर अजीत जोगी ने अपनी अपनी पार्टी बनाई, और अजीत जोगी ने क्या किया था, पहली बार स्टैम्प पेपर पर अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। अब उस स्टैम्प पेपर के आधार पर अगर अजीत जोगी सरकार गवर्नमेंट में आती, अगर वो कुछ काम नहीं करती अजीत जोगी की पार्टी, तो हम उसे क्या कर सकते थे, न्यायालय में उसके खिलाफ केस कर सकते थे। अब तक और किसी पार्टी ने, अजीत जोगी की पार्टी के अलावा और किसी पार्टी ने अब तक स्टैम्प पेपर पर मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। तो उस कंडीशन में ये पब्लिक का प्रेशर होता है, ठीक है, पार्टियों के ऊपर, वो क्या करें, इसके अनुसार कार्य करें। तो पार्टियां क्या करती हैं, पब्लिक को लुभाने के लिए, ठीक है, वो मैनिफेस्टो तैयार करती हैं, और उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमें झलक जाते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लेंगे या आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे हम। ठीक है, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। दे आर क्लासिफाइड इनटू द थ्री पार्ट्स। ठीक है, तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा, तो पहला कैटेगरी आपका समाजवादी सिद्धांत, ठीक है, सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट। फिर आपका दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, यानी गांधीयन प्रिंसिपल है। और तीसरा आपका लिबरल सिद्धांत, यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, अगर मैं समाजवादी की बात करूं तो समाजवादी क्या कहता है, समाजवादी आप देखोगे इकोनॉमी में आप तीन कंसेप्ट पढ़ते हो। एक पढ़ते हो मिक्स्ड इकोनॉमी, एक पढ़ते हो आप कैपिटलिस्टिक, और एक पढ़ते हो आप सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक की बात आए तो उसमें आपने देखा होगा, तो उसमें कहते हैं कि एक क्षेत्र विशेष में जितने भी आपके संसाधन है, ऑल रिसोर्सेज पर सभी का क्या है, सबका समान अधिकार है। एवरीवन हैव इक्वल राइट ऑन ऑल रिसोर्सेज विद इन अ टेरिटरी, यानी एक भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी संसाधन होते हैं उस पर क्या है, सबका समान अधिकार है। और जहां पे समानता की बात करता हो तो उस कंडीशन में आप क्या देखोगे, वहां पे गांधीवादी सॉरी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आप देखोगे। जैसे आर्टिकल 38 में लोगों के समाज कल्याण की बात करेगा, आर्टिकल 39 में इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क की बात करेगा। ठीक है, आर्टिकल 41 में आप देखोगे जो आपके शोषित वर्ग है उनकी बात करेगा। 42, 43, 43A में सोशलिस्टिक, ठीक है, और 47 में आप देखोगे कि किसकी बात करेगा, तो सबको राजनीतिक आर्थिक तौर पर समानता की बात करेगा। ये किस में आ जाएगा, आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आ जाएगा। आगे हम डिटेल में देखेंगे। गांधीवादी प्रिंसिपल में आओगे तो पंचायती राज, गांधी जी का सपना था कि स्वराज जब तक नहीं आएगा जब तक गांव में पंचायत ना हो। ठीक है, फिर आप देखोगे एनिमल स्लॉटरिंग वगैरह ना हो आर्टिकल 48 के तहत। ठीक, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सब किसमें आ जाएंगे, आपके गांधीवादी प्रिंसिपल में आ जाएंगे। इसके बाद जितने भी बचेंगे आपके, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस, ठीक है, उसके बाद से आप देखोगे कौन सा, तो ऑल मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन, फिर सेपरेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, फिर फॉरेन पॉलिसी, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, तो आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के तहत आएंगे। तो आगे हम डिटेल में देखेंगे इन्हें, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। इसके बाद से हम आर्टिकल शुरू करते हैं। ठीक है, आर्टिकल है आपका पार्ट 4 है आपका डीपीएसपी का, यह आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, यानी 36 से लेके 51 तक। और आर्टिकल 36 क्या कहता है? अगर आप आर्टिकल 36 की बात करो तो ये कहता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। क्या कहता है आपका? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 क्या कहता है आपका? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा वही है जो आपने भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था। ठीक है, जो आपने मौलिक अधिकारों में पढ़ा था राज्य की परिभाषा, सेम परिभाषा आपकी किस में गिवन है? तो पार्ट 4 में भी गिवन है। यानी यहाँ पे राज्य का मतलब केंद्र व राज्य की विधायिका या ऐसी कोई भी संस्था जो केंद्र व राज्य का प्रतिनिधित्व करती हो, वो क्या कहलाएगी? तो वो आपका राज्य कहलाएगी।